हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और होली भी आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो होली सेलिब्रेट करिए और मैं भी आपको होली की शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत इंजॉय करिए होली में, लेकिन इतना इंजॉय करिए कि आप आपकी स्टडी और होली के सेलिब्रेशन में जो है दोनों में बैलेंस बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि होली का सेलिब्रेशन इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी स्टडी जो है इम्प्रेसिव हो, इससे प्रभावित हो कि आप जो है पढ़ाई को बिल्कुल दरकिनार कर दें और होली में ज्यादा जो है बिजी हो जाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इतना ज्यादा इस होली में एफर्ट लगा दीजिए कि आने वाली जो होली है वो आपके लिए गुड न्यूज लेके आए और आपको एक बहुत मीन्स आपकी जो फीलिंग्स है वो अलग ही हो। यानी कि आने वाली नेक्स्ट ईयर की होली में आप इतनी मेहनत कर दीजिए कि जो भी इंजॉय की जो वस्तुएं हैं, मीन्स होली में जो इंजॉय किया जाता है वो वस्तुएं हैं, तो वो आप अपने खुद के पैसों से लेकर के आए। आप ये टारगेट बनाइए, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट होली में आप अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपका ये इंजॉय और दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और हम भी जो है अपने नॉलेज मंत्रा चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे, यानी कि मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में हमने कल जो है पढ़ा था, क्या हम पढ़ रहे थे, जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित जो मैंने बताया था कि सबसे पहले केंद्र होता था, फिर प्रांत होता था, प्रांत के बाद में जिला होता था। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीजों को हमने आपको बताया था। तो आपको जरूरत है लास्ट वीडियो आप रिवीजन करने की, उसको कई बार सुनते रहिए चलते फिरते, और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने कल आपसे चर्चा किया था कि केंद्र का जो सर्वे सर्वा होता था तो वो कौन होता था, वो राजा होता था। ठीक है, जो कोई भी काम होता था वो राजा पे ही डिपेंड होता था। और वही जो है जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो उसमें जो है अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, राजा को चक्रवर्ती कहा गया है। मीन्स केंद्रीय के जो प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। यानी कि राजा के हाथों में ही सारी शासन की बागडोर होती थी। चाहे छोटे डिसीजन लेना हो या बड़े डिसीजन लेना हो, उसमें कौन जो है डिसीजन लेता था, वो राजा पे ही डिपेंड करता था। ये हमने कल जो है पढ़ा था। हमने बताया था कि इसके अंतर्गत हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। केंद्र में कौन कौन से जो है संस्थाएं होती थी। तो सबसे पहले तो होती थी सबसे पहला होता था राजा होता था, इसके बाद में मंत्रिणा होती थी, फिर मंत्री परिषद होती थी। तो ये जो सारी चीजें होती थी स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम कल राजा के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, आज हम मंत्रिणा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस मंत्रिणा को जो है अगर आधुनिक तौर पे देखा जाए प्रेजेंट समय में, तो इस मंत्रिणा को अगर हम कंपैरिजन उस कैबिनेट मंत्रियों से कर सकते हैं। किसे, कैबिनेट मंत्रियों से कर सकते हैं। तो जो मौर्य प्रशासन में मुख्य रूप से जो है 5 सदस्य हुआ करते थे, वो कौन कौन से थे, तो वो होते थे प्रधानमंत्री, इसके बाद में सेनापति, इसके बाद में सन्निधाता और युवराज और फिर पुरोहित। ये 5 ऐसे सदस्य थे जो मंत्रिणा के अंतर्गत आते थे और ये 5 सदस्य मिल करके किसी विशेष मुद्दे पर बात करते थे और फिर इसके बाद में डिसीजन लेता था राजा। क्लियर हो गया। तो अगर मंत्रिणा के अंतर्गत पूछता है कितने सदस्य आते थे, तो इस मंत्रिणा के अंतर्गत 5 सदस्य आते थे। वो कौन कौन से थे, प्रधानमंत्री आई होप आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मौर्य प्रशासन से संबंधित 3 प्रधानमंत्रियों के नाम आते हैं जो कि प्रशासन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक था किसके समय पर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कौन सा था, तो वो चाणक्य थे। इसके बाद में दूसरे आते हैं कौन,
बिंदुसार आते हैं। तो बिंदुसार के समय में अगर प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री चाणक्य थे, और चाणक्य के साथ एक और प्रधानमंत्री का नाम आता है, वो कौन था? तो वो खल्लाटक था। ठीक है। इसके बाद में अगर हम अशोक के समय की बात करते हैं कि अशोक के समय प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन कौन कर रहा था? तो प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन कर रहे थे राधा गुप्त। इन राधा गुप्त को कुछ इतिहासकारों ने माना है कि ये चाणक्य के पुत्र थे, लेकिन कुछ ने नहीं माना है। तो ये सबके अलग अलग अपने अपने मत हैं। तो जो ये प्रधानमंत्री होते थे, इनको मौर्य प्रशासन में अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इनको अग्रमात्य के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? अग्रमात्य के नाम से भी जाना जाता था। और जो अन्य मंत्री होते थे, तो जो अन्य मंत्री होते थे, या मंत्री नहीं, मीन्स प्रशासन से संबंधित जो छोटे कर्मचारी होते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको महामात्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो हमने क्या जानकारी हमने क्या जाना कि हमने जाना कि इस मंत्रणा के अंतर्गत 5 सदस्य होते थे। पहला होता था प्रधानमंत्री, दूसरा होता था सेनापति, जो कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद में आता है सन्निधाता। ये सन्निधाता जो टैक्स वसूल करके आता था और उसका जो है लिखित विवरण रखता था, मीन्स कोषाध्यक्ष कहते हैं इसको। तो ये कोषाध्यक्ष यानी सन्निधाता होता था। इसके बाद में युवराज। युवराज कौन होता था? ये सम्राट के जो पुत्र होते थे, ये कौन होते थे? इनको युवराज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में कौन आता है? ये आते हैं पुरोहित। तो ये 5 सदस्य थे जो कि मौर्य प्रशासन की मंत्रणा के अंतर्गत जो है इंपॉर्टेंट यानी कि विशेष परिस्थिति में जो है क्या करते थे? विशेष मुद्दे पर बात करते थे, और इनके डिसीजन के बाद जो है राजा डिसीजन लेता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हमने डिस्कशन किया आपसे युवराज के बारे में और सन्निधाता के बारे में भी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इस समय जो अधिकारी होते थे तो उनका वेतन कितना होता था। तो वेतन की अगर हम बात करते हैं तो वेतन में अगर ये भी कर्मचारी ही होते थे, लेकिन ये मंत्रणा के अंतर्गत जो भी कर्मचारी आते हैं, यानी कि ये 5 इस मंत्रणा के अंतर्गत जितने सदस्य काम करते थे, तो ये प्रथम श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत? प्रथम श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते थे। और अगर इनकी हम वेतन की बात करते हैं कि इनका वेतन कितना होता था, तो जो प्रथम श्रेणी के सदस्य होते थे, इनका वेतन होता था 48,000 रुपए वार्षिक होता था। ठीक है। क्या होता था? 48,000 रुपए वार्षिक होता, रुपए नहीं सॉरी, 48,000 पण। ये पण क्या था? ये मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा होती थी वो क्या थी? पण होती थी। और ये पण क्या था? ये एक चांदी का सिक्का होता था। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में यहीं पर अगर हम द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों यानी मंत्रणा के बाद में एक आती थी मंत्री परिषद। तो उस मंत्री परिषद के सदस्य किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? तो वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते थे। इनका वेतन कितना होता था? तो इनका 12,000 पण वार्षिक होता था। क्लियर हुआ। इसके बाद में तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते थे? तो जो अध्यक्ष होते थे, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 27 या 28 अध्यक्षों के बारे में बातचीत की गई है, बताया गया है या उल्लेख किया गया है। तो अगर उनकी बात करते हैं तो वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते थे? तो वो तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। और ये जो तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते थे, तो इनका वेतन कितना होता था? तो इनका 1,000 पण वार्षिक होता था। क्लियर हो गया। और इसके बाद में प्रांतों के उपराज्यपाल जो होते थे, इनका वेतन कितना होता था? तो इनका 12,000 होता था। ये 12,000 होता था। और इन प्रांतों का राज्यपाल कौन होता था? तो मैंने आपको बताया था कि जो युवराज होते थे यानी कि सम्राट के पुत्र जो होते थे, तो वो जो है क्या करते थे कि उन्हीं को जो है प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता था और दूसरा कोई सदस्य नहीं होता था। जैसे कि बिंदुसार ने जो है अपने पुत्र अशोक को कहाँ का पहली बार उपराज्यपाल नियुक्त किया था? तो वो उज्जैन का था। वहीं पर एक उसका पुत्र था सुसीम। सुसीम कहाँ का उपराज्यपाल था? तो वो तक्षशिला का था। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में
इसमें क्या, जो उच्च अधिकारी होते थे, यानी कि ये पांचों, ये कौन, जो उच्च अधिकारी यानी मंत्रिणा के अंतर्गत रह करके जो कार्य करते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको तीर्थ कहा जाता था। क्या कहते थे, तीर्थ। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो इन अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के नाम मिले हैं। यानी कि उच्च अधिकारी, अगर हम उच्च अधिकारी कहें या प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं ये कहें, या फिर हम तीर्थ कहें, तो बात एक ही होगी। तो अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बात करते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया है, तो 18 तीर्थ हैं जिनका उल्लेख किया गया है। आइए हम एक एक करके ये इन्हीं तीर्थों के बारे में, यानी कि उच्च अधिकारियों के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। तो ये जो उच्च अधिकारी होते थे, तो ये मंत्रिणा, ये जो 4 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, सेनापति, सन्निधाता, युवराज और पुरोहित, इनके बारे में हमने आपको बता दिया कि ये कौन कौन से होते थे और इनका रोल क्या होता था। इसके बाद में जो मंत्रिणा के बाद आती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते थे वो भी उच्च अधिकारियों के अंतर्गत आते थे, लेकिन द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत होते थे। तो जो मंत्री परिषद के अंतर्गत जो भी अधिकारी आते थे, उनके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है क्या, समाहर्ता। समाहर्ता किसको कहते थे, तो समाहर्ता कहते थे कर वसूलने वाले अधिकारी को बोलते थे। फिर इसके बाद में कौन होता था, व्यवहारिक होता था। व्यवहारिक किसको कहते थे, तो दीवानी कोर्ट का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, उसको हम कहते थे व्यवहारिक। ठीक है। अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य जो दीवानी कोर्ट का जो प्रमुख होता था, तो जो दीवानी कोर्ट कहलाती थी, तो वो क्या कहलाती थी, वो धर्म स्थीय कहलाती थी। ठीक है। दीवानी कोर्ट को और किस नाम से जाना जाता था, तो धर्म स्थीय के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं समाहर्ता का मतलब है कि जो कर वसूल करता था। हमने आपको बताया ये सन्निधाता, ये है सन्निधाता, और ये क्या है, समाहर्ता। तो ये सन्निधाता और समाहर्ता ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो समाहर्ता है, तो ये पब्लिक से टैक्स वसूल करने जाता है। ठीक है। क्या करता है, पब्लिक से टैक्स वसूल करने जाता है। वहीं पर सन्निधाता का काम क्या है, कि जो सन्निधाता होता है, तो जो जो समाहर्ता यानी पब्लिक से जो टैक्स वसूल करके लेके आता है, तो जो धन लेकर के आता है, तो वो उसका रख रखाव कौन करता है, और इसका लेख का विवरण कौन करता है, तो वो सन्निधाता कहता है। तो आई होप आप समाहर्ता और सन्निधाता में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हमने आपको लास्ट उसमें बताया है, वैदिक काल में जो कर वसूल करता था, तो उसको क्या कहते थे, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में तो कर जैसी वो ही नहीं थी, कर लगाया ही नहीं जाता था, वो तो स्वेच्छा पर डिपेंड करता था। उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर दिया था कर लगाना। तो उत्तर वैदिक काल में जो है कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे, तो भागदूत कहते थे। क्या कहते थे, भागदूत कहते थे। और यही अगर मौर्य काल की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, सन्निधाता हो जाता है। अगर हम गुप्त काल की बात करते हैं कि गुप्त काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं, तो गुप्त काल में जो कर वसूल करता था उस अधिकारी को ध्रुवाधिकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन तीनों में आप समानता स्थापित करिएगा, और आपको लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में बसाए रखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसके बाद में आता है व्यवहारिक। हमने क्या बताया, व्यवहारिक किसको कहते हैं, तो जो दीवानी कोर्ट होती थी, दीवानी कोर्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं, धर्मस्थी के नाम से जानते हैं। तो दीवानी कोर्ट का मतलब क्या होता है, एक दीवानी कोर्ट होता है और एक फौजदारी कोर्ट होता है। तो दीवानी कोर्ट में मतलब राजस्व से संबंधित, खेती बाड़ी जो आपका राजस्व जहां से आता है, तो जो भी अगर मुकदमा होता है तो वो दीवानी कोर्ट के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगर हम बात कर देते हैं फौजदारी न्यायालय, तो फौजदारी न्यायालय में क्या होता है, किसके डिसीजन लिए जाते हैं, जो झगड़ा फसाद वगैरह होते हैं, तो इसमें जो फौजदारी न्यायालय होता है वो डिसीजन लेता है। क्लियर हुआ। तो व्यवहारिक किसको कहते हैं, दीवानी कोर्ट के प्रमुख व्यवहारिक कहते हैं। और वहीं पर अगर प्रदेष्टा आता है, तो जो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, प्रदेष्टा कहते थे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या है,
व्यवहारिक को अन्य किस नाम से जानते हैं, यानी कि दीवानी कोर्ट को धर्मस्थी के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर फौजदारी न्यायालय की बात करते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कंटक शोधन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अंतपाल, अंतपाल किसको कहते हैं, सीमावर्ती दुर्ग का प्रमुख, मतलब कि जो सम्राट की जो लास्ट सीमावर्ती होती थी, जो सीमा होती थी, वहां पर जो दुर्ग होते थे उनका प्रमुख होता था। और दुर्गपाल किसे कहते हैं, कहते थे तो आंतरिक दुर्ग की रक्षा करने वाले को क्या कहते थे, दुर्गपाल कहते थे। यहीं पर अगर हम दंडपाल की बात करते हैं तो दंडपाल कौन होता था, तो सेना की सामग्री की व्यवस्था करता था। जैसे सेना लड़ने के लिए गई हुई है और उस सेना को जो है खाने पीने की सुविधाएं पहुंचाना, अस्त्र शस्त्र वगैरह प्रोवाइड कराना, तो ये कौन करता था, तो ये करता था दंडपाल करता था। ठीक है। इसके बाद में आता है दवारिक। दवारिक कौन होता था, तो दवारिक होता था राजमहल की देखरेख करने वाले कर्मचारियों का प्रधान अधिकारी। ठीक है, कि बहुत सारे कर्मचारी लगे होते थे जो कि राजमहल की देखरेख करते थे, लेकिन जितने भी कर्मचारी होते थे तो उनका जो भी हेड होता था तो उसको क्या बोलते थे, दवारिक बोलते थे। अब इसके बाद में आठवीक आता है, तो आठवीक कौन होता था, तो आठवीक होता था वन विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, आठवीक कहते थे। इसके बाद में कौन आता है, नागरक आता है, तो नागरक होता है नगर का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको नागरक कहते थे। इसके बाद में आता है कर्मांतिक, यानी कारखानों के प्रमुख को कर्मांतिक कहते थे। फिर आता है क्या, प्रशास्ता, यानी राजकीय दस्तावेजों के रिकॉर्ड को लेखबद्ध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, प्रशास्ता कहलाता था। इसके बाद में आता है नायक। नायक क्या करता था, सेना का संचालक करता था। ठीक है, सेना का कौन था, संचालक था। तो इस तरह से ये 18 तीर्थ हैं जिनमें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन तीर्थों का वर्णन किया गया है। आप इसको कई बार सुन लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा कि किस अधिकारी को जो ये नाम है तो ये किस किस विभाग से संबंधित थे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में कुछ चीजें और आती हैं कि अर्थशास्त्र की जो अर्थशास्त्र में जो मंत्री परिषद है, यानी कि जो इनकी अर्थशास्त्र में जिसको मंत्री परिषद कहा गया है, वहीं पर मेगस्थनीज ने इसी मंत्री परिषद को अपने शब्दों में क्या कहा गया है, सेना ड्राई कहा है। क्या कहा है मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद को मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या कहा है, सेना ड्राई कहा है। क्लियर हुआ। इसके बाद में क्या है, पढ़, मैंने आपको बताया ना कि ये एक चांदी का सिक्का होता था जो कि मौर्यकालीन मुद्रा था। क्या था, चांदी का सिक्का होता था जो मौर्यकालीन मुद्रा होता था, और इसी मुद्रा के माध्यम से, यानी इसी पढ़ के माध्यम से जो अधिकारी या कर्मचारी होते थे उनको वेतन दिया जाता था। क्लियर हुआ। इसके बाद में क्या है कि मौर्यकालीन अधिकारियों को और क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। प्रधानमंत्री को क्या कहा गया है, अग्रामात्य कहा गया है। वहीं पर जो अन्य कर्मचारी थे तो उनको क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। और मौर्यों का वित्तीय वर्ष की अगर बात करते हैं कब से प्रारंभ होता है, तो आषाढ़ माह से, हिंदी में क्या है, आषाढ़ माह, और क्या है इंग्लिश में अगर कहेंगे तो जुलाई से जो है मौर्यों का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था। और यही आषाढ़ माह प्रारंभ वर्ष भी है और यही आषाढ़ माह क्या है, अंतिम वर्ष भी है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो तीर्थ थे वो कौन कौन से थे, किसको क्या कहा गया है, किस विभाग में किसको क्या बोला गया है, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। अब इसके बाद में आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।